हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष के लिए टॉपिक लेकर आए हैं राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार। राजा राम मोहन राय को भारतीय राजनीतिक चिंतन में पहला आधुनिक विचारक होने का गौरव हासिल है। इन्हें पुनर्जागरण का दूत या नवजागरण का दूत भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय केवल राजनीतिक विचारक ही नहीं थे, बल्कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने अपना मत दिया है। आर्थिक क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी सुझाव दिए हैं, अपने विचार दिए हैं। धार्मिक और आध्यात्म के क्षेत्र में भी वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, बहुदेववाद का विरोध करते हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया है, जाति व्यवस्था के विरोध में और ख़ास तौर पे सती प्रथा के विरोध में भी उन्होंने काम किया है। और वो केवल एक चिंतक ही नहीं थे कि जो केवल किताबों में लिखते थे। इसके अलावा वो एक ऐसे शख्स थे जो ज़मीन पर उतरकर उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, समाज सुधारक के तौर पर काम किया है। और ख़ास तौर में उनका योगदान सती प्रथा का विरोध में जाता है। उसका उन्मूलन भी कराया। उन्मूलन का मतलब कानूनी रूप से उसको गलत घोषित करवाया। हालांकि सामाजिक बुराइयां कोई एक झटके में दूर नहीं होती। तो राजा राम मोहन राय के जीवन और उनके चिंतन के विविध पहलू हैं। चूँकि हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, इसलिए हम उन्हीं विचारों को पढ़ रहे हैं या इस पर बात कर रहे हैं जिनका सरोकार राजनीतिक क्षेत्र से है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि राजा राम मोहन राय को पहला आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक क्यों कहा जाता है, या पुनर्जागरण का दूत क्यों कहा जाता है, या नवजागरण का दूत क्यों कहा जाता है। तीनों ही बातें एक हैं। देखिए, हमने इनसे पहले के वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों की बात की थी, जिसमें मनु, कौटिल्य, शुक्र, इनके बारे में। वो प्राचीन युग था। उसके बाद एक मध्य युग आया, जिसे अंध युग की संज्ञा दी जाती है। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में, राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के क्षेत्र में इस दौर में कोई उल्लेखनीय कदम नहीं उठे। ये दौर एक तरह का जो प्रगति विरोधी दौर था। और यहाँ तक कि जो हमने प्राचीन काल में जो बेहतर व्यवस्थाएं हासिल की थी, जो बेहतर जीवन मूल्य समाज में लागू कर पाए थे, वो भी इस दौर में धूमिल हो गए थे। धर्मांधता बढ़ी थी, मानवीय विवेक, मानवीय आज़ादी, उनको नकारा गया, मनुष्य को पतित घोषित किया गया। आध्यात्म की बजाय धर्मांधता का जो प्रभाव है वो जीवन के हर क्षेत्र में हावी हो गया, जिनमें राजनीति भी अछूती नहीं रही थी। उसके बाद यूरोप में भी पुनर्जागरण आंदोलन चला। पुनर्जागरण का मतलब फिर से जागना। और फिर से जागने का मतलब ये है कि जब हम प्राचीन इतिहास हमारा बेहतर था, उस समय हम मानवीय गरिमा को समझते थे, मानवीय विवेकशीलता में यकीन करते थे, वो समाज कई मायनों में प्रगतिशील था। तो हमने उस दौर को फिर से हासिल करना, यानी कि फिर से जागना है। हम मध्य युग में सो गए थे। सो जाने का मतलब है हम अपनी पहचान को खो दिया था हमने। तो यूरोप में जो असर हुआ पुनर्जागरण आंदोलन का, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की विवेकशीलता, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन, निरंकुश शासन का विरोध, धर्म और राजनीति का पृथक्करण, महिलाओं को भी बराबर भागीदारी, ऐसे बहुत सी बातों के ऊपर विमर्श आगे बढ़ा। और समाज में व्यवस्थाएं हैं वो व्यक्ति केंद्रित होने पर बल दिया जाने लगा। तो ये जो दौर है ये पुनर्जागरण का या आधुनिक काल का दौर कहलाता है, जहाँ से शुरुआत होती है। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन में पहली बार आधुनिक समय में
राजा राम मोहन राय के चिंतन में ये बात उभर कर आई थी। कैसे उभर कर आई थी वो तो हम इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे ही। लेकिन मध्य युग में भी विचारक हुए हैं, जिनमें अबुल फजल हैं, अलबरूनी हैं, और भी कुछ विचारक आपको इस दौर में मिलेंगे जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में बातें कही हैं, लेकिन उनकी बातें बहुत ज़्यादा धर्म और उस समय की जो व्यवस्थाओं से घिरी हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण में मध्ययुगीन जो विचारक हैं, चाहे वो भारतीय हों या दुनिया के दूसरे विचारक हों, उनका बहुत ज़्यादा योगदान नहीं रहा है। इसलिए वो राजनीतिक विमर्श में बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखते हैं। उस दौर में उन्हीं चुनिंदा विचारकों को याद किया जाता है जिन्होंने उस समय की व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई, क्योंकि मध्य युग में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, उस समय की व्यवस्था के खिलाफ लिखने की आज़ादी नहीं थी, तो राजनीतिक चिंतन को आगे बढ़ने में भी कोई बहुत मदद नहीं मिल पाई। तो अब जब हम बात करते हैं कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक क्यों कहा जाता है, तो हम कहेंगे कि जो आधुनिक विचार हैं या राजनीतिक के क्षेत्र में जो मॉडर्न जो वैल्यूज़ हैं, वो राजा राम मोहन राय के चिंतन में दिखे हैं। वो वैल्यूज़ हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में, प्रेस की आज़ादी में यकीन करते थे। निरंकुश शासन का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया है। लोकतंत्र और सीमित शासन का समर्थन किया है। विधि के शासन या संवैधानिक शासन में उनका यकीन है और उन्होंने न्यायिक सुधार पर भी बात की है। दूसरी ओर उन्होंने जो सामाजिक न्याय है उस पर बात की है, ख़ासतौर पर लैंगिक समानता और महिलाओं के विरोध में जो सती प्रथा की हमने बात की उसका विरोध किया है, और जाति प्रथा का विरोध किया है। धार्मिक पाखंडों या धर्म के आधार पर समाज में जो शोषण और भेदभाव है उसका विरोध किया है। तो ये सारे जो बातें हैं ये मॉडर्न जो चिंतन की बातें हैं। तो इन सब बातों को राजा राम मोहन राय ने अपने चिंतन में स्थान दिया है। वो यूरोप में हम पुनर्जागरण आंदोलन या आधुनिक जो चिंतन उभर रहा था उससे वो प्रभावित थे, और उसका प्रभाव उनके विचारों पर दिखा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने जो पश्चिम के जो विचार हैं उनका अंधानुकरण किया है। उन्होंने उन विचारों की व्याख्या भारतीय संदर्भ में की है और ये बताया है कि उन विचारों को भारतीय समाज में, भारतीय राजनीति में कैसे लागू किया जा सकता है। तो ये तो हमने मोटे तौर पर बताया है कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक क्यों कहा जाता है। फिर हम कुछ परीक्षा में जब सवाल आएगा तो ये सब बातें तो जो हमने आपको बताई हैं आप एक जो शुरुआत में पृष्ठभूमि के तौर पर लिख सकते हैं। लेकिन जब आप बिंदुवार जब आप बात करेंगे तो आप लिखेंगे कि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक थे। व्यक्ति की स्वतंत्रता से उनका अभिप्राय है कि व्यक्ति को जो सार्वजनिक जीवन में भागीदारी का अवसर मिले, अभिव्यक्ति की उसे आज़ादी मिले, उसे अधिकार दिए जाएं, समाज में अपनी कुशलता को, अपनी योग्यता को वो प्रस्तुत कर सके, समाज के उत्थान में अपना योगदान दे सके। तो वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक थे। दूसरा, लोक कल्याणकारी राज्य के समर्थक थे वो। और यहाँ मैं बता दूं कि जब व्यक्तिवादी विचार उभरा था जो आधुनिक राजनीतिक चिंतन में यूरोप में, तो उसमें लोक कल्याणकारी राज्य को जगह नहीं दी गई थी। उसमें अहस्तक्षेपवादी जो राज्य है, जिसे हम पुलिस स्टेट कहते हैं, उसको ज़्यादा तरजीह दी गई थी। लेकिन राजा राम मोहन राय ने यूरोपीय जो आधुनिक चिंतन है उसकी कोई अक्षरशः कोई नकल नहीं की। उन्होंने ये माना कि भारतीय समाज में राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ बहुत सी ऐसी विषमताएं हैं सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में जिनका उन्मूलन राज्य को करना पड़ेगा। अगर राज्य केवल कानून व्यवस्था तक अपनी जिम्मेदारी को समेट लेता है तो फिर समाज में जो पुनर्निर्माण की कोशिश है वो पीछे रह जाएगी। इसलिए उन्होंने वेलफेयर स्टेट का काम किया, और उनका जो सती प्रथा के विरोध कानून का निर्माण करना था वो एक वेलफेयर स्टेट का ही काम था कि वो समाज में
गलत जो संरचनाएं हैं समाज में, गलत जो परंपराएं हैं उनमें राज्य इंटरफेयर करे, चाहे वो उसे कोई धर्म के आधार पर जायज़ ठहरा रहा हो या जातिगत श्रेष्ठता के आधार पर, लेकिन राज्य को उसके खिलाफ आना चाहिए। तो उन्होंने एक लोक कल्याणकारी राज्य की वकालत की है, जो उस समय का जो चिंतन है उसमें जो सीमित राज्य पर ज़्यादा बल दिया जा रहा था, लेकिन राजा राम मोहन राय ने वेलफेयर स्टेट की, लोक कल्याणकारी राज्य की वकालत की है। उसके बाद उन्होंने उपनिवेशवाद के विरोध में बात की है। उपनिवेशवाद के विरोध का मतलब यूरोपीय शक्तियों ने दुनिया के अलग अलग देशों को गुलाम बना रखा था, उनमें अपना शासन स्थापित कर रखा था। तो राजा राम मोहन राय ये मानते थे कि दुनिया भर में जो भी देश उपनिवेशवाद के शिकार हैं, यूरोपीय शक्तियों से वो प्रशासित हो रहे हैं, शासित हो रहे हैं, तो यूरोपीय शक्तियों को चाहिए कि वो उन्हें एक आत्मनिर्णय के अधिकार दे, उन्हें अपना एक तरह की आज़ादी दे, खासतौर पर राजनीतिक आज़ादी, और वो अपने समाज और देश को खुद चलाएंगे। हालांकि ये बात आपको विरोधाभासी लग सकती है। भारतीय संदर्भ में उनका ये मानना था कि जो ब्रिटिश शासन है वो संक्रमण काल के लिए फ़ायदेमंद है। संक्रमण काल के लिए फ़ायदेमंद का मतलब है कि वो ये मानते थे कि ब्रिटिश शासन में जो आधुनिकता के बीज हैं, और इंग्लैंड में भी वो जो आधुनिक विचार हैं उनको शासन लागू कर रहा है समाज में, तो अगर वो शासन भारत में रहेगा तो भारत ये समाज में, भारतीय राजनीति में जो आधुनिकता के जो लक्षण हैं वो दिखेंगे, और संस्थाओं का निर्माण भी जो मॉडर्न जो सामाजिक व्यवस्था है उसके अनुरूप होगा। लेकिन वो ये कभी नहीं मानते थे कि भारत में ब्रिटिश शासन है वो स्थायी तौर पर बना रहे। तो एक संक्रमण काल के लिए उन्होंने जो उपनिवेश की शक्ति है या ब्रिटिश शासन है उसकी भारत में मौजूदगी को उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन वो स्थायी रूप से इस बात के समर्थक नहीं थे। फिर हमने इसके पहले भी आपको बताया था कि वो लोकतंत्र और सीमित शासन पर बल देते हैं। उनका मानना था कि जो व्यक्ति की विवेकशीलता में उनका यकीन था, और व्यक्ति की विवेकशीलता में यकीन है तो तार्किक रूप से व्यक्ति अपने विवेक से शासन में भागीदारी की आकांक्षा भी रखता है, और उसे ये हक मिलना भी चाहिए। तो लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था बनती है फिर जिसमें लोगों को अपने विवेक के अनुरूप सरकार का निर्माण करने और उसमें राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित करने का अवसर मिलता है। निरंकुश शासन के वो घोर समर्थक थे और घोर विरोधी थे। समर्थक का मतलब गलत बता गया मैं। तो निरंकुश शासन का वो विरोध करते थे, और उन्होंने अपनी रचनाओं में जो भी निरंकुश शासन, चाहे वो फ्रांस में रहा हो या ब्रिटेन में या और किसी दूसरे देश स्पेन वगैरह में, तो उनका उन्होंने विरोध किया है। और निरंकुश शासन के विरुद्ध जो क्रांतियाँ हुई हैं, चाहे वो ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति रही हो या फ्रांसीसी क्रांति रही हो, तो उन सब क्रांतियों का राजा राम मोहन राय ने बचाव किया है, उनको बेहतर बताया है, ज़रूरी बताया है। फिर प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे, जो हमने पहले भी बताया कि वो स्वतंत्रता के समर्थक थे, वहीं वो उसमें प्रेस की बात भी आ जाती है, लेकिन उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है, उस पर अधिक बल दिया है। वो खुद भी एक तरह के पत्रकार भी थे, और उनके दो अखबार भी निकलते थे, संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार, जिनके ज़रिए वो समाज में प्रेरणा देते थे, सामाजिक समस्याओं के विरुद्ध लिखते थे, लोगों में जागरूकता फैलाते थे। तो उनका ये मानना था कि प्रेस को स्वतंत्र किया जाना चाहिए, और जो प्रेस है वो आम जन की आवाज़ होती है और आम जन की आवाज़ को सत्ता तक पहुंचाती है। तो एक तरह से प्रेस की जो भूमिका है वो सरकार और जनता के बीच कड़ी के रूप में होती है। तो ये उन्होंने जो प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ी जो मान्यता कही थी, जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी उस ज़माने में। ये अलग बात है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान प्रेस की आज़ादी पर बहुत हमले भी हुए, उस रूप में नहीं मिले, और आज भी हम प्रेस को देख सकते हैं कि क्या वो जनता और सरकार के बीच की कड़ी बन पा रही है या वो जनता से दूर होता जा रहा है।
सामाजिक न्याय पर उन्होंने बात की है। सामाजिक न्याय का मतलब समाज में न्यायपूर्ण निर्माण पर है, समाज के न्यायपूर्ण निर्माण पर उन्होंने जो बात कही है। तो हमने इससे पहले भी इस वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि समाज में शोषण और अन्याय का उन्होंने विरोध किया है और लैंगिक आधार पर अन्याय का विरोध सीधे तौर पर किया है। और उसका उदाहरण है कि उन्होंने जो सती प्रथा के विरोध में बहुत कोशिश की, जाति प्रथा का उन्होंने विरोध किया। तो ये सब बातें ये बताती हैं कि वो सामाजिक न्याय में यकीन करते थे। जो भी सामाजिक न्याय में यकीन करता है वो समाज में असमानता, समाज में अन्याय और शोषण के विरुद्ध बोलता है और उन समस्याओं के उन्मूलन का रोडमैप देता है। प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार के लिए उन्होंने कुछ बातें कही हैं। जैसे उन्होंने बताया कि ब्रिटिश सरकार को जो अपना सरकारी व्यय या था अर्थात खर्चा जो है उसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया कि जो प्रशासनिक पद हैं उन पर भारतीयों की नियुक्ति होनी चाहिए और वो इस रूप में भी है कि भारतीय जो अधिकारी रहेंगे वो वेतन भी यूरोपीय अधिकारियों से कम लेंगे। और दूसरा, चूँकि वो भारतीय समाज से निकले हैं इसलिए वो इस समाज को ज़्यादा समझते हैं, तो इस समाज की प्रगति में वो यूरोपीय अधिकारियों की बजाय ज़्यादा भूमिका निभा सकेंगे। दूसरा, उन्होंने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की भी बात की थी। प्रशासनिक सुधारों में उनका मानना था कि जो जमींदारी व्यवस्था है वो आर्थिक शोषण को जन्म दे रही है और उसका उन्मूलन होना चाहिए। विधि और न्यायिक क्षेत्र में भी उन्होंने अपने विचार दिए हैं। एक तो सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने जूरी प्रणाली का समर्थन किया है। जूरी का मतलब होता है न्यायिक क्षेत्र में सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों की संख्या के बारे में है। जैसे किसी भी मुकदमे की सुनवाई एक तो एक न्यायाधीश करे, एक कई न्यायाधीशों का समूह करे, जैसे हम संवैधानिक पीठ वगैरह कह देते हैं। तो उसमें राजाराम मोहन राय का मानना था कि जो न्यायाधीशों का एक समूह है उसको जो सुनवाई करनी चाहिए तो उसमें अन्याय की जो गुंजाइश है वो कम रह जाती है। कई न्यायाधीश उस मसले पर विचार करते हैं, बहस को सुनते हैं, तो उसके बाद जो फैसला देते हैं वो ज़्यादा प्रभावी होगा, ज़्यादा न्यायपूर्ण होगा, ऐसा जो राजाराम मोहन राय का मानना है। यद्यपि बेंथम इसका विरोधी है, वो जूरी व्यवस्था का विरोध करता है। उसका ये मानना है कि जूरी प्रणाली है उसके में फिर न्यायाधीश है वो उत्तरदायित्व के जो बोझ से मुक्त हो जाता है, क्योंकि जब वो अकेला सुन रहा होता है तो वो ज़्यादा उत्तरदायी होता है। उसे मालूम है कि इस फैसले का में अगर गलत डिसीजन जाता है तो फिर उसका जो जिम्मेदारी है वो उसकी बनेगी और जो भी आरोप हैं या आलोचना का सामना उसे व्यक्तिगत तौर पर करना पड़ेगा। तो वो उस फैसले को ज़्यादा गहराई से सुनता है। जैसे हमारे मामले में सामान्यतः कहे जाते हैं कि सबका उत्तरदायित्व का मतलब किसी का उत्तरदायित्व नहीं। तो जूरी प्रणाली को लेकर बेंथम की जो व्याख्या है वो अपनी अलग एंगल से है और राजाराम मोहन राय की व्याख्या है वो अपने अलग एंगल से है। दूसरा, राजाराम मोहन राय का भी मानना था जैसे, और ये बेंथम का भी मानना था, यहाँ ये दोनों समान हैं कि न्यायिक कार्रवाई की जो भाषा है या कानून की भाषा है या न्यायिक बहस की भाषा है वो सहज होनी चाहिए। सहज का मतलब इतनी टफ नहीं होनी चाहिए कि आम आदमी समझ ही ना सके कि ये क्या कहा जा रहा है। बोधगम्य हो, सरल हो, लोगों की समझ में आने वाली हो। तीसरा, जो न्यायिक सुधार या विधिक क्षेत्र में सुधार के लिए राजाराम मोहन राय ने जो कदम उठाया या जिस बात की उन्होंने वकालत की, तो उन्होंने कहा कि जो दीवानी और फौजदारी मामले हैं उनका संहिताकरण होना चाहिए, कोडिंग होनी चाहिए, अर्थात उनको एक जो पुस्तक में लिखा जाना चाहिए उनकी प्रोसेस वगैरह के बारे में। बाद में ये आपने देखा भी कि ये 1863 में 70-72 के आसपास में आईपीसी, सीआरपीसी इन सब का निर्माण हुआ, संहिताकरण हुआ और वो आज तक संशोधनों के साथ काम कर रही हैं। राजाराम मोहन राय का एक और विचार है जो राजनीतिक क्षेत्र में भी जुड़ता है और धर्म और राजनीति पर भी बात करता है। वो है कि उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के विचार को प्रबल किया है। धर्मनिरपेक्षता से जो अभिप्राय यही है कि
जो एक समाज में बहुत से धर्म के लोग रह सकते हैं और राज्य को उनके मामले में तभी इंटरफेयर करना चाहिए जब लगे कि उनकी कोई ऐसी रीतियाँ या ऐसी रिवाज हैं जो व्यक्ति की गरिमा और उसके अधिकार के विरुद्ध हैं। वरना हर धर्म को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और किसी भी धर्म को अपनी मान्यताओं को मनवाने का इस आधार पर कोई अधिकार नहीं मिल जाता कि वो संख्या में बहुत है। यानी कि जब धर्मनिरपेक्षता की बात राजा राम मोहन राय करते हैं तो वो केवल राज्य और धर्म के रिश्ते को ही नहीं बता रहे होते हैं, बल्कि वो ये भी बता रहे होते हैं कि एक बहुल सांस्कृतिक समाज में अलग अलग धर्म के लोगों के बीच रिश्ता भी कैसा होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भारत में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा है, यानी कि जैसे यहाँ हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है तो उन्हें अपनी संख्या बल के आधार पर यह अधिकार नहीं मिल जाना चाहिए कि वो दूसरे धर्म की जो मान्यताएं हैं या उनकी संस्कृति है या उनकी जो पहचान है उसका दमन करना शुरू कर दे और अपनी ही मान्यताओं को आगे बढ़ाना शुरू कर दे और एक धार्मिक श्रेष्ठता या धार्मिक प्रभुत्व का जो दौर आरंभ कर दे। तो आज भी अगर राजा राम मोहन राय होते तो वो हिंदुत्व के विचार का विरोध करते, क्योंकि भारत में केवल एक धर्म के लोग नहीं रहते हैं। भारत का जो चरित्र है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का है, एक बहुल सांस्कृतिक राष्ट्र का है, एक विविधता से युक्त राष्ट्र का है। तो ये बातें राजा राम मोहन राय के चिंतन में आनी प्रारंभ हो गई थी। तो इस वीडियो में हमने राजा राम मोहन राय के चिंतन में जो राजनीतिक क्षेत्र में जो बातें उभर कर आई हैं उन पर आपसे विमर्श किया है और जब आप बुक में पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। हमने एक जो सेंट्रल आइडिया है वो देने की कोशिश की है। धन्यवाद।